नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग धनु लग्न के कारक ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए, धनु लग्न में जो है सूर्य 9वें भाव का स्वामी होता है। ठीक, क्योंकि 9वां भाव एक त्रिकोण भाव है। त्रिकोण का स्वामी जो होता है हमेशा शुभ ग्रह होता है, कारक ग्रह होता है। और जो सूर्य है, सूर्य क्योंकि सूर्य की एक ही राशि होती है, इसलिए जो है कि सिर्फ 9वें भाव का ही स्वामी है। ठीक, तो किसी खराब राशि का स्वामी नहीं है। और उसके बाद जो सूर्य है इस लग्न का भी मित्र है। ठीक, तो इसलिए जो सूर्य है धनु लग्न में बहुत ही योग कारक ग्रह है। और जो योग कारक ग्रह होता है ये जब कि अन्य ग्रहों से युति करता है तो बहुत ही अच्छा फल देता है। और अगर अच्छे भावों में बैठता है, केंद्र में त्रिकोण में अच्छी स्थिति में होता है, बलवान होता है, तो जातक को बहुत फायदा करता है। यहाँ तक कि जो योग कारक ग्रह होता है अपनी महादशा अंतर्दशा में खराब स्थिति में भी हो, अर्थात 6, 8, 12 में भी हो, कमज़ोर भी हो, अपनी खराब राशियों में भी हो, तब भी खराब फल नहीं करता। ये है कि अगर ये खराब स्थिति में होगा तो अच्छा फल नहीं दे पाएगा ये, लेकिन ये खराब फल कभी नहीं देगा, बशर्ते अगर ये थोड़ा सा भी बलवान होगा तो जातक के जीवन को सुख और सौभाग्यवर्धक बना देता है। ठीक, उसके बाद देखिए चंद्र जो है, चंद्र इसमें 8वें भाव का स्वामी है। ठीक, चंद्र 8वें भाव का स्वामी है। और क्योंकि चंद्र को अष्टमेश, सूर्य और चंद्र को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, इसलिए ये भी इस लग्न में एक अच्छा ग्रह ही है, अर्थात कारक ग्रह ही है। लेकिन ये अष्टमेश होने के नाते उतना कारक नहीं होगा। लेकिन अगर ये बली होगा, अच्छी स्थिति में होगा, बली होगा, पक्ष बली होगा, तो ये जातक को अच्छा फल देगा, अच्छा फल देगा। ठीक, बशर्ते इसके साथ कंडीशन यही है कि बली होना चाहिए। अगर कमज़ोर होगा तो अच्छा फल नहीं दे पाएगा। उसके बाद देखिए मंगल जो है 12वें भाव का स्वामी है और 5वें भाव का स्वामी है। तो 12वें भाव का स्वामी जो होता है न्यूट्रल होता है, अर्थात वो अपनी दूसरी राशि के हिसाब से फल देता है। तो दूसरी राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि मेष है और दूसरी ये पंचम भाव में पड़ती है, एक त्रिकोण के भाव में पड़ती है। तो इसलिए मंगल जो है इस जन्म पत्री में कारक ग्रह, और मंगल इनका बृहस्पति, लग्नेश बृहस्पति का मित्र भी है, इसलिए मंगल इस जन्म पत्री में बहुत ही कारक ग्रह है। ठीक, उसके बाद देखिए बुध जो है एक तो 7वें भाव का स्वामी है और 10वें भाव का स्वामी है। तो ये दोनों दो केंद्र के भाव हैं। और जब शुभ ग्रह, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी हो जाता है तो उसको केंद्र आधिपत्य दोष लग जाता है, दो शुभ केंद्र भावों का स्वामी होने से, इसलिए ये अकारक ग्रह होता है। और अगर अकारक ग्रह वक्री हो जाए तो उसका केंद्र आधिपत्य दोष समाप्त समझ लीजिए हो जाता है और वो शुभ कारक ग्रह का फल देने लगता है। बशर्ते वक्री ग्रह के साथ शर्त यही है कि वक्री ग्रह उच्च राशि का नहीं होना चाहिए। अपनी राशि का हो या अपनी मित्र राशि का हो तो अच्छा फल देता है, लेकिन उच्च राशि का, नीच राशि का भी वक्री ग्रह अच्छा फल देता है, लेकिन उच्च राशि का वक्री ग्रह खराब फल देने लगता है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती। जैसे बल ही है तो वक्री ग्रह का बल बहुत बढ़ जाता है, तो बहुत बढ़ना, जो किसी भी चीज़ की अति जो होती है अच्छी नहीं होती, बल के भी अति अच्छी नहीं होती, इसलिए वक्री ग्रह उच्च राशि में होकर अच्छा फल नहीं देता है, जबकि अपनी राशि में और अपनी नीच राशि में अच्छा फल देता है। ठीक, और अगर ये 7, 10 का स्वामी बुध अगर ऐसा हो तो उसका केंद्र आधिपत्य दोष खत्म हो जाएगा, वक्री हो जाएगा। उसे सामान्य स्थिति में अगर बुध वक्री नहीं रहेगा तो उसको केंद्र आधिपत्य दोष रहेगा और वो अपनी महादशा, अंतर्दशा और युति स्थिति द्वारा अच्छा फल नहीं दे पाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए जो गुरु है, गुरु एक तो इसमें लग्नेश है, उसके बाद चौथे भाव का स्वामी है।
ठीक। तो लग्नेश होने की वजह से, क्योंकि लग्नेश एक त्रिकोण का भी भाव है, इसकी वजह से गुरु एक शुभ ग्रह हो जाता है, कारक ग्रह हो जाता है। और दूसरी बात, इसकी दूसरी जो राशि है ये भी किसी खराब भाव में नहीं है, अच्छे ही भाव में है, और गुरु लग्नेश है, इसलिए एक ये इस धनु लग्न की जन्मपत्ति में योग कारक ग्रह हो जाता है। ठीक। उसके बाद जो शुक्र है, शुक्र इसमें 6 और 11 भाव का स्वामी है, अर्थात ये 11वां भाव है और 6ठा भाव, इन दोनों भावों का स्वामी है। और ये दोनों भाव बहुत ही खराब ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, पापी भाव हैं, जिनका स्वामी जो होके बहुत ही अकारक हो जाता है, शुक्र अकारक ग्रह हो जाता है। ठीक। तो इसलिए अगर शुक्र अकारक ग्रह हो जाता है तो अगर बलवान होगा तो जातक को उतना ज़्यादा लाभ नहीं देगा। इसके विपरीत अगर कमज़ोर होगा तो जातक को महादशा अंतरदशा में ज़्यादा अच्छा फल देगा। और ये क्योंकि शुक्र इसमें अकारक ग्रह है तो इसका युति और योग भी इसके अच्छे फल नहीं देंगे। ठीक। उसके बाद जो है शुक्र शनि है, शनि इसमें देखिए तो बाहर में वो एक दूसरे भाव का स्वामी है, और उसके बाद ये तीसरे भाव का स्वामी है। दूसरे भाव का स्वामी होने से ये न्यूट्रल हो जाता है, अर्थात तटस्थ हो जाता है, और ये तीसरे भाव का स्वामी होने से अकारक हो जाता है। इसलिए शनि जो है इस लग्न में अकारक ग्रह है, बहुत ही अकारक ग्रह है। और शनि नैसर्गिक रूप से भी एक पाप ग्रह है, और उसके बाद ये शनि ये लग्नेश का शत्रु ग्रह भी है। इसलिए शनि जो है इस धनु लग्न की जन्मपत्री में बहुत ही अकारक ग्रह है। ठीक। तो हम देखते हैं कि शनि धनु लग्न की जन्मपत्री में सूर्य, चंद्र और मंगल, ये तीनों ग्रह, उसमें से चंद्र को अगर छोड़ दिए, क्योंकि चंद्र अष्टमेश है, अष्टम का दोष है, तो वो सूर्य, मंगल और गुरु, ये तीनों ग्रह बहुत ही शुभ ग्रह हैं, बहुत ही योग कारक ग्रह हैं। तो इनकी महादशा अंतरदशा में इनके द्वारा बने हुए योगों से और इनकी अच्छी स्थिति से और इनके बलवान होने से जातक को बहुत ही लाभ होगा। और अगर इनकी महादशा अंतरदशा जातक के युवा अवस्था में आ जाए तो जातक को बहुत ही सुख और सौभाग्यशाली और बहुत ही वो बड़ा आदमी बना देती है। ठीक। तो ये, और इसके बाद ये ग्रह अगर थोड़े से भी बलवान होंगे तो भी जातक को अच्छा फल देंगे। उसके बाद देखिए जो शनि है, शनि तो इसमें बहुत ही अकारक ग्रह है, इसलिए जो शनि है इसका कमज़ोर होना ही अच्छा है। अगर कमज़ोर होगा तो अपने खराब भावों का अर्थात अशुभता का फल नहीं दे पाएगा। अशुभता का फल कम होने से नैसर्गिक रूप से निश्चित रूप से जातक को लाभ होगा। और इसी तरह शुक्र भी कम, वो अकारक ही ग्रह 6-11 का स्वामी है, तो इसलिए ये भी अगर कमज़ोर होगा तभी तो भी जातक के लिए अच्छा फल देगा। ठीक। और अगर क्या नाम है ये बली होगा, बलवान होगा, तो शुक्र संबंधी और आय संबंधी वो फल की वृद्धि होगी। शुक्र अर्थात भोग सामग्री का कारक है और 11वें का स्वामी होने से आय का कारक है, धन का कारक है। ठीक। तो धनु लग्न में शुक्र अगर बली होगा तो क्या नाम है भोग के वो तो बढ़ाएगा और आय भी बढ़ाएगा, लेकिन छठे बली होने से छठा भाव का स्वामी भी बली हो जाएगा और इससे ये रोग ऋण और शत्रु भी बढ़ाएगा। ठीक। तो इसलिए क्या नाम है इसका बलवान होना धनु लग्न की जन्मपत्री में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, अगर कमज़ोर होगा तभी अच्छा होगा। ठीक। और चंद्र जो है, चंद्र को क्योंकि ये चंद्र एक नैसर्गिक रूप से बहुत ही शुभ ग्रह है और इसको अष्टमेश होने का भी दोष नहीं लगता है, इसलिए अगर चंद्र बलवान होगा, उसमें पक्ष बल होगा, अच्छी स्थिति में होगा तो चंद्र अच्छा फल देगा। इसके विपरीत अगर अच्छी स्थिति में कमज़ोर होगा तो अच्छा फल नहीं दे पाएगा, इस पर पक्ष बल कम होगा, खराब भावों में होगा तो खराब फल ही देगा, अपनी महादशा अंतरदशा युति में खराब ही फल देगा। ठीक। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं इस मोबाइल नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।